एक और जिंदगी कहानी। कहानीकार हैं मोहन राकेश जी। और उस एक क्षण के लिए प्रकाश के हृदय की धड़कन जैसे रुकी रही। कितना विचित्र था वह क्षण, आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र जैसा। कोहरे के वक्ष में एक लकीर से खींचकर वह क्षण सहसा व्यतीत हो गया। कोहरे में से गुजर जाती हुई आकृतियों को उसने एक बार फिर ध्यान से देखा। क्या यह संभव था कि व्यक्ति की आंखें इस हद तक उसे धोखा दे? तो जो कुछ वह देख रहा था वह यथार्थ ही नहीं था। कुछ ही क्षण पहले जब वह कमरे से निकलकर बालकनी पर आया था तो क्या उसने कल्पना में भी ये सोचा था कि आकाश के ओर छोर तक फैले हुए कोहरे में गहरे पानी की निचली स्तर पर तैरती हुई मछलियों जैसी जो आकृतियां नजर आ रही हैं, उनमें कहीं वे दो आकृतियां भी होंगी। मंदिर वाली सड़क से आते हुए दो कुहरीले रंगों पर जब उसकी नजर पड़ी थी, तब भी क्या उसके मन में कहीं ऐसा अनुमान जागा था? फिर भी न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे बहुत समय से, बल्कि कई दिनों से वह उनके वहां से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे कि उन्हें देखने के लिए वह कमरे से निकलकर बालकनी पर आया हो और उन्हीं को ढूंढती हुई उसकी आंखें मंदिर वाली सड़क की तरफ मुड़ी हों। यहाँ तक कि उस धानी आंचल और नीली नेकर के रंग भी जैसे उसके पहचाने हुए हों और कोहरे के विस्तार में वह उन दो रंगों को ही खोज रहा हो। वैसे उन आकृतियों के बालकनी के नीचे पहुंचने तक उसने उन्हें पहचाना नहीं था, परंतु एक क्षण में सहसा वे आकृतियां इस तरह उसके सामने स्पष्ट हो उठी थी जैसे जड़ता के क्षण के अवचेतन की गहराई में डूबा हुआ कोई विचार एकाएक चेतना की सतह पर कौंध गया हो। लीनी नेकर वाली आकृति घूमकर पीछे की तरफ देख रही थी। क्या उसे भी कोहरे में किसी की खोज थी? और किसकी? प्रकाश का मन हुआ कि उसे आवाज दे, मगर उसके गले से शब्द नहीं निकले। कोहरे का समुद्र अपनी गंभीरता में खामोश था, मगर उसकी अपनी खामोशी एक ऐसे तूफान की तरह थी जो हवा न मिलने से अपने अंदर ही घुमड़ कर रह गया हो। नहीं तो क्या वह इतना ही असमर्थ था कि उसके गले से एक शब्द भी ना निकल सके? वह बालकनी से हटकर कमरे में आ गया। वहां अपने अस्त व्यस्त सामान पर नजर पड़ी तो शरीर में निराशा की एक सिहरन दौड़ गई। क्या यही वह जिंदगी थी जिसके लिए उसने? परंतु उसे लगा कि उसके पास कुछ भी सोचने के लिए समय नहीं है। उसने जल्दी जल्दी कुछ चीजों को उठाया और रख दिए, जैसे कि कोई चीज ढूंढ रहा हो जो उसे मिल ना रही हो। अचानक खूंटी पर लटकती पतलून पर नजर पड़ी तो उसने पजामा उतारकर जल्दी से उसे पहन लिया। फिर पल भर खोया सा खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह चाहता क्या है। क्या वह उन दोनों के पीछे जाना चाहता था या बालकनी पर खड़ा होकर पहले की तरह उन्हें देखते रहना चाहता था? अचानक उसका हाथ मेज पर रखे ताले पर पड़ गया तो उसने उसे उठा लिया। जल्दी से दरवाजा बंद करके वह जीने से उतरने लगा। जीने पर आकर ध्यान आया कि जूता नहीं पहना। वह पल भर ठिठक कर खड़ा रहा, मगर लौट कर नहीं गया। नीचे सड़क पर पहुंचते ही पांव कीचड़ में लथपथ हो गए। दूर देखा, वे दोनों आकृतियां घोड़ों के अड्डे के पास पहुंच चुकी थी। वह जल्दी जल्दी चलने लगा। पास से गुजरते हुए एक घोड़े वाले से उसने कहा कि आगे जाकर नीली नेकर वाले बच्चे को रोक ले, उससे कहे कि कोई उससे मिलने के लिए आ रहा है। घोड़े वाला घोड़ा दौड़ाता हुआ गया, मगर उन दोनों के पास न रुककर उनसे आगे निकल गया। वहां जाकर न जाने किसे उसने उसका संदेश दे दिया। जल्दी जल्दी चलते हुए भी प्रकाश को लग रहा था जैसे वह बहुत आहिस्ता चल रहा हो, जैसे उसके घुटने जकड़े गए हों और रास्ता बहुत बहुत लंबा हो गया हो। उसका मन इस आशंका से बेचैन था कि उसके पास पहुंचने तक वे लोग घोड़ों पर सवार होकर वहां से चल ना दें, और जिस दूरी को वह नापना चाहता था वह ज्यों की त्यों न बनी रहे। मगर जो जो फासला कम हो रहा था उसका कम होना भी उसे अखर रहा था। क्या वह जानबूझकर अपने को एक ऐसी स्थिति में नहीं डाल रहा था जिससे उसे अपने को बचाए रखना चाहिए था? उन लोगों ने घोड़े नहीं लिए थे। वह जब उनसे 3-4 गज दूर रह गया तो सहसा उसके पांव रुक गए। तो क्या सचमुच अब उसे उस स्थिति का सामना करना ही था? पाशी, इससे पहले कि वह निश्चय कर पाता, अनायास उसके मुंह से निकल गया। बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें उसकी तरफ घूम गई, साथ ही उसकी मां की आंखें भी। कोहरे में अचानक कई कई बिजलियां कौंध गई। प्रकाश 2-1 कदम और आगे बढ़ गया। बच्चा हैरान आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ अपनी मां के साथ सट गया। पलाश, इधर आ मेरे पास।
प्रकाश ने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा, जैसे कि ये रोज की साधारण घटना हो और बच्चा अभी कुछ मिनट पहले ही उसके पास से अपनी माँ के पास गया हो। बच्चे ने माँ की तरफ देखा। वह अपनी आंखें हटाकर दूसरी तरफ देख रही थी। बच्चा अब और भी उसके साथ सट गया और उसकी आंखें हैरानी के साथ साथ एक शरारत से चमक उठी। प्रकाश को खड़े खड़े उलझन हो रही थी। लग रहा था कि खुद चलकर उस दूरी के नापने के सिवा अब कोई चारा नहीं है। वह लंबे लंबे डग भरकर बच्चे के पास पहुंचा और उसने अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे ने एक बार किलक कर उसके हाथों से छूटने की चेष्टा की, परंतु दूसरे ही क्षण अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में डालकर वह उससे लिपट गया। प्रकाश उसे लिए हुए थोड़ा एक तरफ को हट आया। तूने पापा को पहचाना नहीं था क्या? पहचाना था। बच्चा बाहें उसके गले में डाले झूलने लगा। तो तू झट से पापा के पास आया क्यों नहीं? नहीं आया, कहकर बच्चे ने उसे चूम लिया। तू आज ही यहाँ आया है? नहीं, कल आया था। अभी रहेगा या आज ही लौट जाएगा? अभी 3-4 दिन रहूंगा। तो पापा के पास मिलने आएगा ना? आऊंगा। प्रकाश ने एक बार उसे अच्छी तरह अपने साथ सटाकर चूम लिया तो बच्चा किलक कर उसके माथे, आंखों और गालों को जगह जगह चूमने लगा। कैसा बच्चा है, पास खड़े एक कश्मीरी मजदूर ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम यहाँ लेते हो? बच्चा बाहें उसी तरह उसकी गर्दन में डाले जैसे उसे अच्छी तरह देखने के लिए थोड़ा पीछे को हट गया। वहां, प्रकाश ने दूर अपनी बालकनी की तरफ इशारा किया। तू कब तक वहां आएगा? अभी ऊपर जातल दूध पीऊंगा, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। बच्चे ने अब अपनी माँ की तरफ देखा और उसकी बाहों से निकलने के लिए मचलने लगा। मैं वहां बालकनी में कुर्सी डालकर बैठा रहूंगा और तेरा इंतजार करूंगा। बच्चा बाहों से उतरकर अपनी माँ की तरफ भाग गया तो प्रकाश ने पीछे से कहा। क्षण भर के लिए उसकी आंखें बच्चे की माँ से मिल गई, परंतु अगले ही क्षण दोनों दूसरी तरफ देखने लगे। बच्चा जाकर माँ की टांगों से लिपट गया। वह कोहरे के पार देवदार की धुंधली रेखाओं को देखती हुई बोली, तुझे दूध पीकर आज खिलन मार्ग नहीं चलना है? नहीं, बच्चे ने उसकी टांगों के सहारे उछलते हुए सपाट जवाब दिया। मैं दूध पीतल पापा के पास जाऊंगा। 3 दिन 3 रातों से आकाश घिरा था। कोहरा धीरे धीरे इतना घना हो गया था कि बालकनी से आगे कोई रूप, कोई रंग नजर नहीं आता था। आकाश की पारदर्शिता पर जैसे गाढ़ा सफेदा पोत दिया गया था। जो जो वक्त बीत रहा था, कोहरा और घना होता जा रहा था। कुर्सी पर बैठे हुए प्रकाश को किसी किसी क्षण महसूस होने लगता जैसे वह बालकनी पहाड़ियों से घिरे हुए विस्तार में न होकर अंतरिक्ष के किसी रहस्यमय प्रदेश में बनी हो। नीचे और ऊपर केवल आकाश ही आकाश हो। अतल में बालकनी की सत्ता अपने में पूर्ण और स्वतंत्र एक लोक की तरह हो। उसकी आंखें इस तरह एकटक सामने देख रही थी जैसे आकाश और कोहरे में उसे कोई अर्थ ढूंढना हो, अपनी बालकनी के वहां होने का रहस्य जानना हो। कोहरे के बादल कई कई रूप लेकर हवा में इधर उधर भटक रहे थे। अपनी गहराई में फैलते और सिमटते हुए वे अपनी था नहीं पा रहे थे। बीच में कहीं कहीं देवदार की फुनगियां एक हरी लकीर की तरह बाहर निकली थी, कोहरेले आकाश पर लिखी गई एक अनिश्चित सी लिपि जैसी। देखते देखते वह लकीर भी गुम हुई जा रही थी। कोहरे का उफन उसे भी रहने देना नहीं चाहता था। लकीर को मिटते देखकर प्रकाश के स्नायुओं में एक तनाव सा भर रहा था, जिसे किसी भी तरह वह उस लकीर को मिटने से बचा लेना चाहता हो। परंतु जब लकीर एक बार मिटकर फिर कोहरे से बाहर नहीं निकली तो उसने सिर पीछे को डाल लिया और खुद भी कोहरे में कोहरा होकर पड़ रहा। अतीत के कोहरे में कहीं वह दिन भी था जो 4 साल में अब तक बीत नहीं सका था। बच्चे की पहली वर्षगांठ थी उसी दिन। वही उनके जीवन की भी सबसे बड़ी गांठ बन गई थी। ब्याह के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी अलग रहने लगे थे। ब्याह के साथ जो सूत्र जुड़ना चाहिए था वह जुड़ नहीं सका था। दोनों अलग अलग जगह काम करते थे और अपना अपना स्वतंत्र ताना बाना बुनकर जी रहे थे। लोकाचार के नाते साल 6 महीने में कभी एक बार मिल लिया करते थे। वह लोकाचार भी इस बच्चे को दुनिया में ले आया था। बीना समझती थी कि इस तरह जानबूझकर उसे फंसा दिया गया है। प्रकाश सोचता था कि अनजाने में ही उससे एक कसूर हो गया है। साल भर बच्चा माँ के पास ही रहा था। बीच में बच्चे की दादी 6-7 महीने उसके पास रह आई थी। पहली वर्षगांठ पर बीना ने लिखा था कि वह बच्चे को लेकर अपने पिता के पास लखनऊ जा रही है, वहीं पर बच्चे के जन्मदिन की पार्टी देगी।
प्रकाश ने उसे तार दिया था कि वह भी उस दिन लखनऊ आएगा, अपने एक मित्र के यहाँ हजरतगंज में ठहरेगा। अच्छा होगा कि पार्टी वहीं दी जाए। लखनऊ के कुछ मित्रों को भी उसने सूचित कर दिया था कि बच्चे की वर्षगांठ के अवसर पर वे उसके साथ चाय पीने के लिए आए। उसने सोचा कि बीना उसे स्टेशन पर मिल जाएगी, परंतु वह नहीं मिली। हजरतगंज पहुंचकर नहा धो चुकने के बाद उसने बीना के पास संदेश भेजा कि वह वहां पहुंच गया है। कुछ लोग 4:30-5 बजे चाय पीने आएंगे, इससे पहले वह बच्चे को लेकर जरूर वहां आ जाए। मगर 5 बजे, 6 बजे, 7 बज गए, बीना बच्चे को लेकर नहीं आई। दूसरी बार संदेश भेजने पर पता चला कि वहां उन लोगों की पार्टी चल रही है। बीना ने कहला भेजा कि बच्चा 8 बजे तक खाली नहीं होगा, इसलिए वह अभी उसे लेकर नहीं आ सकती। प्रकाश ने अपने मित्रों को चाय पिलाकर विदा कर दिया। बच्चे के लिए खरीदे हुए उपहार बीना के पिता के यहाँ भेज दिए। साथ में ये संदेश भेजा कि बच्चा जब भी खाली हो उसे थोड़ी देर के लिए उसके पास ले आया जाए। मगर 8 के बाद 9 बजे, 10 बजे, 12 बज गए, पर बीना ना तो खुद बच्चे को लेकर आई, ना ही उसने उसे किसी और के साथ भेजा। वह रात भर सोया नहीं, उसके दिमाग को जैसे कोई छेनी से छीलता रहा। सुबह उसने फिर बीना के पास संदेश भेजा। इस बार बीना बच्चे को लेकर आ गई। उसने बताया कि रात की पार्टी देर तक चलती रही, इसलिए उसका आना संभव नहीं हुआ। अगर सचमुच उसे बच्चे से प्यार था तो उसे चाहिए था कि उपहार लेकर खुद उनके यहाँ पार्टी में चला आता। उस दिन सुबह से शुरू हुई बातचीत आधी रात तक चलती रही। प्रकाश बार बार कहता रहा, बीना मैं इसका पिता हूँ, उस नाते मुझे इतना अधिकार तो है ही कि मैं इसे अपने पास बुला सकूं। परंतु बीना का उत्तर था, आपके पास पिता का दिल होता तो आप पार्टी में ना आ जाते। ये तो एक आकस्मिक घटना ही है कि आप इसके पिता हैं। बीना, वह फटी फटी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम दरअसल चाहती क्या हो। मैं कुछ भी नहीं चाहती। आपसे मैं क्या चाहूंगी? तुमने सोचा है कि तुम्हारे इस तरह व्यवहार करने से बच्चे का क्या होगा? जब हम अपने ही बारे में कुछ नहीं सोच सके तो इसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या तुम पसंद करोगी कि बच्चे को मुझे सौंप दो और खुद स्वतंत्र हो जाओ? इसे आपको सौंप दूं? बीना के स्वर में वितृष्णा गहरी हो गई। किस चीज के भरोसे? कल को आपकी जिंदगी क्या होगी ये कौन कह सकता है? बच्चे को उस अनिश्चित जिंदगी के भरोसे छोड़ दूं? इतनी मूर्ख मैं नहीं हूं। तो क्या तुम यही चाहोगी कि इसका फैसला करने के लिए अदालत में जाया जाए? आप अदालत में जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट तक आपसे लड़ूंगी। आपका बच्चे पर कोई हक नहीं है। बच्चे को पिता से ज्यादा माँ की जरूरत होती है। कई दिन, कई सप्ताह वह मन ही मन संघर्ष करता रहा। जहाँ उसे दोनों न मिल सके वहाँ माँ तो उसे मिलनी ही चाहिए। अच्छा है, मैं बच्चे की बात भूल जाऊं और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करूं। मगर फिजूल की भावुकता में कुछ नहीं रखा है। बच्चे अच्छे तो होते ही रहते हैं। संबंध विच्छेद करके फिर से ब्याह कर लिया जाए तो घर में और बच्चे हो जाएंगे। मन में इतना ही सोच लेना होगा कि इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई थी। सोचने सोचने में दिन, सप्ताह और महीने निकलते गए। मन में आशंका उठती, क्या सचमुच पहले की जिंदगी को मिटाकर इंसान नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकता है? जिंदगी के कुछ वर्षों को वह एक दुस्वप्न की तरह भूलने का प्रयत्न कर सकता है? कितने इंसान हैं जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं किसी न किसी दोराहे से गलत दिशा की तरफ भटक जाती है। क्या उचित ये नहीं है कि इंसान उस रास्ते को बदलकर अपने को सही दिशा में ले आए? आखिर आदमी के पास एक ही तो जिंदगी होती है, प्रयोग के लिए भी और जीने के लिए भी। तो क्यों आदमी एक प्रयोग की असफलता को जिंदगी की असफलता मान ले? कोर्ट में कागज पर हस्ताक्षर करते समय छत के पंखे से टकराकर एक चिड़िया का बच्चा नीचे आ गिरा। हाय, चिड़िया मर गई, किसी ने कहा। मरी नहीं, अभी जिंदा है, कोई और बोला। चिड़िया नहीं है, चिड़िया का बच्चा है, किसी तीसरे ने कहा। नहीं, चिड़िया है, नहीं, चिड़िया का बच्चा है। उसे उठाकर बाहर हवा में छोड़ दो। नहीं, यहीं पड़ा रहने दो, बाहर इसे कोई बिल्ली बिल्ली खा जाएगी। पर यह यहाँ आया किस तरह? जाने किस तरह? रोशनदान के रास्ते से आया होगा। बेचारा कैसे तड़प रहा है। शुक्र है पंखे ने इसे काट नहीं दिया। काट दिया होता तो बल्कि अच्छा था। अब इस तरह लुंजे पंखों से बेचारा क्या जिएगा? तब तक पति पत्नी दोनों ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बच्चा उस समय कोर्ट के अहाते में कौओं के पीछे भागता हुआ किलकारियां भर रहा था। वहां आसपास धूल उड़ रही थी
और चारों तरफ मटियाली सी धूप फैली थी। फिर दिन, सप्ताह और महीने, 2.5 साल गुजर जाने पर भी वह फिर से जिंदगी शुरू करने की बात तय नहीं कर पाया था। उस बीच बच्चा 3 बार उससे मिलने के लिए आया था। वह नौकर के साथ आता और दिन भर उसके पास रहकर अंधेरा होने पर लौट जाता। पहली बार वह उससे शर्माता रहा था, मगर बाद में उससे हिल मिल गया था। वह बच्चे को लेकर घूमने चला जाता, उसे आइसक्रीम खिलाता, खिलौने दे देता। बच्चा जाने के वक्त हट करता, अभी नहीं दाऊंदा, दूध पीतल दाऊंदा, थाना थातल दाऊंदा। जब बच्चा इस तरह की बात कहता तो उसके अंदर कोई चीज़ दुखने लगती। उसका मन होता था कि नौकर को झिड़क कर वापस भेज दे और बच्चे को कम से कम रात भर के लिए अपने पास रख ले। जब नौकर बच्चे से कहता, बाबा चलो अब देर हो रही है, तो उसका मन एक हताश आवेश से कांपने लगता और बहुत मुश्किल से वह अपने को संभाल पाता। आखिरी बार बच्चा रात के 9 बजे तक रुका रह गया तो एक अपरिचित व्यक्ति उसे लेने के लिए चला आया। बच्चा उस समय उसकी गोदी में बैठा खाना खा रहा था। देखिए, अब बच्चे को भेज दीजिए, इसे बहुत देर हो गई, उस अजनबी ने कहा। आप देख रहे हैं बच्चा खाना खा रहा है। उसका मन हुआ कि मुक्का मारकर उस आदमी के दांत तोड़ दे। हाँ हाँ, आप खाना खिला लीजिए, अजनबी ने उदारता के साथ कहा। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। गुस्से के मारे उसके हाथ इस तरह कांपने लगे कि उसके लिए बच्चे को खाना खिलाना असंभव हो गया। जब नौकर बच्चे को लेकर चला गया तो उसने देखा कि बच्चे की टोपी वहीं रह गई है। वह टोपी लिए हुए दौड़कर नीचे पहुंचा तो देखा कि नौकर और अजनबी के अलावा बच्चे के साथ कोई और भी है, उसकी माँ। वे लोग 40-50 गज आगे चल रहे थे। उसने नौकर को आवाज़ दी तो चारों ने मुड़कर एक साथ उसकी तरफ देखा। फिर नौकर टोपी लेने के लिए लौट आया और शेष तीनों आगे चलने लगे। उस रात कंबल में मुंह सिर लपेट वह देर तक रोता रहा। तब नए सिरे से फिर वही सवाल उसके मन में उठने लगा, क्यों वह अपने को इस अतीत से पूरी तरह मुक्त नहीं कर लेता? अगर बसा हुआ घर बार हो तो उसकी चहल पहल में वह इस दुख को भूल नहीं जाएगा। उसने अपने को इसलिए तो बच्चे से अलग किया था कि अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सके। फिर इस तरह अकेली जिंदगी जीकर वह यह यंत्रणा किस लिए सह रहा है? परंतु नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की कल्पना में सदा एक आशंका मिली रहती थी। वह जितना उस आशंका से लड़ता था वह उतनी ही और तीव्र हो उठती थी। जब उसका एक प्रयोग सफल नहीं हुआ तो कैसे कह सकता था कि दूसरा प्रयोग सफल होगा? वह पहले की भूल दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी आशंका ने उसे बहुत सतर्क कर दिया था। वह जिस किसी लड़की को अपनी भावी पत्नी के रूप में देखता, उसके चेहरे में उसे पहले जीवन की छाया नजर आने लगती। हालांकि वह स्पष्ट रूप से इस विषय में कुछ भी सोच नहीं पाता था, फिर भी उसे लगता कि वह किसी ऐसी लड़की के साथ जीवन बिता सकता है जो हर लिहाज से बीना के उलट हो। बीना में बहुत अहंकार था। वह उसके बराबर पढ़ी लिखी थी, उससे ज्यादा कमाती थी, उसे अपनी स्वतंत्रता का बहुत मान था और उस पर भारी पड़ती थी। बातचीत भी वह खुले मर्दाना ढंग से करती थी। वह अब एक ऐसी लड़की चाहता था जो हर लिहाज से उस पर निर्भर करे और जिसकी कमजोरियां एक पुरुष के आशय की अपेक्षा रखती हों। कुछ ऐसे ही लड़की थी निर्मला, उसके मित्र कृष्ण जुनेजा की बहन। 2 बार उसने उस लड़की को जुनेजा के यहाँ देखा था। बहुत सीधी सी लड़की थी, साधारण पढ़ी लिखी थी और साधारण ढंग से ही रहती थी। 26-27 की होकर भी देखने में वह 18-19 से ज्यादा नहीं लगती थी। वह जुनेजा के घर की कठिनाइयों को जानता था। उन कठिनाइयों के कारण ही शायद इतनी उम्र तक उस लड़की की शादी नहीं हो सकी थी। जब निर्मला के साथ उसके ब्याह की बात उठाई गई तो उसे सचमुच लगा कि उसकी जिंदगी अब सही पटरी पर आ जाएगी। बात तय हो जाने के बाद उसे अपना आप काफी भरा भरा सा लगने लगा। हवा और आकाश में उसे एक और ही आकर्षण लगने लगा। निर्मला ब्याह कर घर में आई भी नहीं कि वह शाम को लौटते हुए फूलों की बेनियां खरीद कर लाने लगा। अपना पहला घर उसे छोटा लगने लगा, इसलिए उसने एक बड़ा घर ले लिया और नया फर्नीचर खरीद कर उसे सजा दिया। पास में ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी कर्ज लेकर उसने निर्मला के लिए कितना कुछ बनवा डाला। निर्मला हंसती हुई उसके घर में आई, मगर वह एक ऐसी हंसी थी जो हंसने का मौका न रहने पर भी थमने में नहीं आती थी। पहले कुछ दिन तो वह समझ नहीं सका कि वह हंसी क्या है। निर्मला कभी भी बिना बात के हंसना शुरू कर देती और देर तक हंसती रहती। वह हैरान होकर उसे देखता रहता
3-4 साल के बच्चे भी वैसे आकस्मिक ढंग से नहीं हंसते थे जैसे वह हंसती थी। कोई उसके सामने गिर जाए या कोई चीज़ किसी के हाथ से गिरकर टूट जाए तो उसके लिए अपनी हंसी रोकना असंभव हो जाता था। ऐसे में लगातार 10-10 मिनट तक वह हंसी से बेहाल रहती। वह उसे समझाने की चेष्टा करता कि ऐसी बातों पर नहीं हंसा जाता, तो निर्मला को और भी हंसी छूटती। वह उसे डांट देता तो वह उसी आकस्मिक ढंग से बिस्तर पर लेटकर हाथ पैर पटकती हुई रोने लगती, चिल्ला चिल्लाकर अपनी मरी हुई माँ को पुकारने लगती और अंत में बाल बिखेर कर देवी बन जाती और घर भर को शाप देने लगती। कभी अपने कपड़े फाड़कर इधर उधर छिपा देती, अपने गहने जूतों के अंदर संभाल देती, कभी अपनी बाह पर फोड़े की कल्पना करके 2-2 दिन उसके दर्द से कराहती रहती और फिर सहसा स्वस्थ होकर कपड़े धोने लगती और सुबह से शाम तक कपड़े धोती रहती। जब मन शांत होता तो मुंह गोल के वह अंगूठा चूसने लगती। उठते बैठते खाते पीते प्रकाश के सामने निर्मला के तरह तरह के रूप आते रहते और उसका मन एक अंधे कुएं में भटकने लगा। रास्ता चलते हुए उसके मन में एक शून्य सा घेरा था और वह भौचक्का सा सड़क के किनारे खड़ा होकर सोचने लगता कि वह घर से क्यों आया है और कहाँ जा रहा है। उसका किसी से मिलने या कहीं भी आने जाने को मन ना होता। कई बार वह बिल्कुल जड़ होकर देर देर तक एक ही जगह खड़ा या बैठा रहता। एक बार सड़क पर चलते हुए वह खंभे से टकराकर नाली में गिर गया। एक बार बस पर चढ़ने की कोशिश में नीचे गिर जाने से उसकी बुशर्ट पीछे से फट गई और वह उससे बेखबर दूसरी बस में चढ़कर आगे चल दिया। उसे पता तब चला जब किसी ने रास्ते में उससे कहा, जेंटलमैन, तुम्हें घर जाकर कपड़े बदल लेने चाहिए। उसे लगता जैसे वह जी ना रहा हो, अंदर ही अंदर घुट रहा हो। क्या यही वह जिंदगी थी जिसे पाने के लिए उसने इतने साल अपने से संघर्ष किया था? उसे गुस्सा आता कि जुनेजा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उस लड़की को मानसिक अस्पताल में भेजने की जगह उसका ब्याह क्यों कर दिया। उसने जुनेजा को इस संबंध में पत्र लिखे, परंतु उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने जुनेजा को बुला भेजा तो वह आया भी नहीं। वह स्वयं जुनेजा से मिलने गया तो जवाब मिला कि निर्मला अब उसकी पत्नी है। उसके मायके के लोगों का उनकी जिंदगी में कोई दखल नहीं है और निर्मला रात दिन घर में उसी तरह हंसती और रोती रहती। तुम मेरे भाई से क्या पूछने गए थे? वह बाल बिखेर कर देवी रूप धारण किए हुए कहती। तुम बीना की तरह मुझे भी तलाक देना चाहते हो, किसी तीसरी को घर में लाना चाहते हो, मगर मैं बीना नहीं हूं। वह स्त्री थी। तुम मुझे छोड़ने की बात मन में लाओगे तो मैं इस घर को जलाकर भस्म कर दूंगी, सारे शहर में भूचाल ले आऊंगी। लाऊं भूचाल? और बाहें फैलाकर वह चिल्लाने लगती, आ भूचाल आ, मैं स्त्री हूं तो इस घर की ईंट से ईंट बजा दे, आ। वह उसे शांत करने की चेष्टा करता तो वह कहती, देखो तुम मुझसे दूर रहो, मेरे शरीर को हाथ मत लगाओ, मैं स्त्री हूँ, देवी हूँ। तुम मेरा अस्तित्व नष्ट करना चाहते हो, मुझे खराब करना चाहते हो। मेरा तुमसे ब्याह कब हुआ है? मैं तो अभी कंवारी हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ। संसार का कोई भी पुरुष मुझे नहीं छू सकता। मैं आध्यात्मिक जीवन जीती हूँ, मुझे कोई छू कर देखे तो। और बाल बिखेरे हुए इसी तरह बोलती चिल्लाती कभी वह घर की छत पर पहुंच जाती और कभी बाहर निकलकर घर के आसपास चक्कर काटने लगती। उसने 2-1 बार होठों पर हाथ रखकर निर्मला का मुंह बंद करना चाहा तो वह और भी जोर से चिल्लाने लगी, तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो, मेरा गला घोटना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें पता है मैं देवी हूँ, मेरे चारों भाई 4 शेर हैं, वे तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। उन्हें पता है उनकी बहन देवी है, कोई मेरा बुरा चाहेगा तो वे उसे उठाकर ले जाएंगे और काल कोठरी में बंद कर देंगे। मेरे बड़े भाई ने अभी अभी नई कार ली है, मैं उसे चिट्ठी लिख दूं तो वह भी कार लेकर आ जाएगा और हाथ पैर बांधकर तुम्हें कार में डालकर ले जाएगा। 6 महीने बंद रखेगा, फिर छोड़ेगा। तुम्हें पता नहीं वे चारों के चारों शेर कितने जालिम हैं। वे राक्षस हैं, राक्षस। आदमी की बोटी बोटी काट दे और किसी को पता भी ना चले। मगर मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। मैं सती स्त्री हूँ, इसलिए अपने सत्य से ही अपनी रक्षा करूंगी। सब कोशिशों से हारकर वह थका हुआ अपने पढ़ने के कमरे में बंद होकर पड़ जाता, तो भी आधी रात तक वह साथ के कमरे में उसी तरह बोलती रहती। फिर बोलते बोलते अचानक चुप कर जाती और थोड़ी देर बाद उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती। क्या बात है? वह कहता। इस कमरे में मेरी सांस रुक रही है। निर्मला जवाब देती, दरवाज़ा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है।
इस समय सो जाओ, वह कहता। सुबह तुम जहाँ कहोगी वहाँ ले चलूँगा। मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है, और वह ज़ोर ज़ोर से धक्के देकर दरवाज़ा तोड़ने लगती। मैं दरवाज़ा खोल देता तो वह हंसती हुई इसके सामने आ जाती। तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है, वह कहता। तुम्हें लगता है मैं हंस रही हूँ? निर्मला और भी जोर से हंसने लगती। ये हंसी नहीं, रोना है, रोना। तुम अस्पताल चलना चाहती हो? क्यों? अभी तुम कह रही थी। मैं अस्पताल जाने के लिए कहाँ कह रही थी? मैं तो कह रही थी कि मुझे उस कमरे में डर लगता है, मैं यहाँ तुम्हारे पास सोऊंगी। देखो निर्मला, इस समय मेरा मन ठीक नहीं है, तुम बाद में चाहे मेरे पास आ जाना, मगर इस समय थोड़ी देर। मैं कहती हूँ मैं अकेले उस कमरे में नहीं सो सकती। मेरे जैसी छोटी सी बच्ची क्या कभी अकेले सो सकती है? तुम छोटी बच्ची नहीं हो निर्मला, तो तुम्हें मैं बड़ी नजर आती हूँ। एक छोटी सी बच्ची को बड़ी कहते तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता, इसलिए कि तुम मुझे अपने पास सुलाना नहीं चाहते। मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हें मुझे अपने साथ सुलाना पड़ेगा। मैं विधवा हूँ जो अकेली सोऊंगी? मैं सुहागिन स्त्री हूँ, कोई सुहागिन क्या कभी अकेली सोती है? मैं भावरे लेकर तुम्हारे घर में आई हूँ, ऐसे ही उठाकर नहीं लाई गई। देखती हूँ तुम कैसे मुझे उस कमरे में भेजते हो। और वह उसके पास लेटकर उससे लिपट जाती। कुछ देर में जब उसके स्नायु शांत हो चुकते तो लगातार उसे चूमती हुई कहती, मेरा सुहाग, मेरा चांद, मेरा राजा, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग रख सकती हूँ? तुम मेरे साथ 136 साल की उम्र तक जियोगे। मुझे ये वर मिला है कि मैं 136 साल की उम्र तक सुहागिन रहूंगी। जिसकी भी मुझसे शादी होती है वह 136 साल की उम्र तक जीता। तुम देख लेना मेरी बात सच निकलती है या नहीं। मैं सती स्त्री हूँ और सती स्त्री के मुंह से निकली बात कभी झूठ नहीं होती। तुम सुबह मेरे साथ अस्पताल चलोगी? क्यों? मुझे क्या हुआ जो मैं अस्पताल जाऊंगी? मुझे तो आज तक कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, मैं अस्पताल क्यों जाऊंगी? एक दिन प्रकाश उसके लिए कई किताब खरीद लाया। उसने सोचा था कि शायद पढ़ने से निर्मला के मन को एक दिशा मिल जाए और वह धीरे धीरे अपने मन के अंधेरे से बाहर निकलने लगे। मगर निर्मला ने उन किताबों को देखा तो मुंह बिचकाकर एक तरफ हटा दिया। ये किताबें मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए लाया हूँ, उसने कहा। मेरे पढ़ने के लिए? निर्मला हैरानी के साथ बोली। मैं इन किताबों को पढ़कर क्या करूँगी? मैंने तो मार्क्सवाद, मनोविज्ञान और सभी कुछ 14 साल की उम्र में ही पढ़ लिया था। अब इतनी बड़ी होकर मैं ये किताबें पढ़ने लगूंगी? और उसके पास से उठकर अंगूठा चूसती मैं दूसरी कमरे में चली गई। पापा। कोहरे के बादलों में भटका मन सहसा बालकनी पर लौट आया। खिलन मार्ग की सड़क पर बहुत से लोग घोड़े दौड़ाते जा रहे थे। एक धुंधले चित्र की बुझी बुझी आकृतियां, जैसे कुछ वैसी ही बुझी बुझी आकृतियां क्लब से बाजार की तरफ आ रही थी। बाईं तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ी की एक चोटी कोहरे से बाहर निकल आई थी और जाने किधर से आती धूप की एक किरण ने जिसे जगमगा दिया था। कोहरे में भटके हुए कुछ पक्षी उड़ते हुए उस चोटी के सामने आ गए तो सहसा उनके पंख सुनहरे हो उठे, मगर अगले ही क्षण वे फिर धुंधलके में खो गए। प्रकाश कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और झांक कर नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। क्या वह आवाज पलाश की नहीं थी? मगर सड़क पर दूर तक वैसी कोई आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। आंखों से टूरिस्ट होटल के गेट तक जाकर वह लौट आया और गले पर हाथ रखकर जैसे निराशा की चुभन को रोके हुए फिर कुर्सी पर बैठ गया। 10 के बाद 11, 12 और फिर 1 बज गया था और बच्चा नहीं आया था। क्या बच्चे के पहले जन्मदिन की घटना आज फिर दोहराई जानी थी? पापा। प्रकाश ने चौंक कर सिर उठाया। वही कोहरा और वही धुंधली सुनसान सड़क, दूर घोड़ों की टापें और धीमी चाल से उस तरफ को आता एक कश्मीरी मजदूर। क्या वह आवाज उसे अपने कानों के अंदर से सुनाई दे रही थी? तभी कानों के अंदर 2 नन्हे पैरों की आवाज भी गूंज गई और उसके बहुत पास बच्चे का स्वर किलक उठा, पापा। साथ ही 2 नन्ही बाहें उसके गले से लिपट गई और बच्चे के झंडूले बाल उसके होठों से छू गए। प्रकाश ने बच्चे के शरीर को सिर से पैर तक छू लिया, फिर उसके माथे और आंखों को हल्के से चूम लिया। तो मैं जाऊं पलाश? एक भूली हुई मगर परिचित आवाज ने प्रकाश को फिर चौंका दिया। उसने घूमकर पीछे देखा। कमरे के दरवाजे के बाहर बीना दाई तरफ न जाने किस चीज पर आंखें गड़ाई खड़ी थी। आप अंदर आ जाइए आप, कहता हुआ वह बच्चे को बाहों में लिए अस्त व्यस्त सा कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं जा रही हूं। बीना ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे इतना बता दीजिए कि बच्चा कब तक लौट कर आएगा? आप जब कहें तभी भेज दूंगा।
प्रकाश बालकनी की दहलीज लांघकर कमरे में आ गया। 4 बजे से दूध पीना होता है, तो 4 बजे तक मैं इसे वहां पहुंचा दूंगा। इसने हल्का सा स्वेटर ही पहन रखा है, दूसरे पुलोवर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आप दे दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे पहना दूंगा। बीना ने दहलीज के उस तरफ से पुलोवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पुलोवर लेकर उसे शाल की तरह बच्चे को उड़ा दिया। आप, उसने बीना से फिर कहना चाहा कि अंदर आ जाएं, मगर उससे कहा नहीं गया। बीना चुपचाप जीने की तरफ चल दी। प्रकाश कमरे से निकल आया। जीने से बीना ने कहा, देखिए इसे आइसक्रीम वगैरह मत खिलाइएगा, इसका गला बहुत जल्द खराब हो जाता है। अच्छा। बीना पल भर रुकी रही, शायद उसे और भी कुछ कहना था, मगर फिर बिना कुछ कहे नीचे उतर गई। बच्चा प्रकाश की बाहों में उछलता हुआ हाथ हिलाता रहा, मम्मी टाटा टाटा। प्रकाश उसे लिए बालकनी पर लौट आया तो वह उसके गले में बाहर डालकर बोला, पापा मैं आइसक्रीम जरूर खाऊंगा। हाँ बेटे। प्रकाश उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। जो तेरे मन में आए सो खाना। और कुछ देर वह अपने को, बालकनी को और यहाँ तक कि बच्चे को भी भूला हुआ सामने कोहरे में देखता रहा। कोहरे का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा तो मीलों तक फैले हरियाली के रंगमंच की धुंधली रेखाएं स्पष्ट हो उठी। वे दोनों गोल्फ ग्राउंड पार करके क्लब की तरफ जा रहे थे। चलते हुए बच्चे ने पूछा, पापा आदमी के 2 टांगे क्यों होती हैं, 4 क्यों नहीं होती? प्रकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अरे क्यों पापा? बच्चा बोला, तुमने अरे क्यों कहा? तू इतना साफ बोल सकता है तो अब तक तुतला कर क्यों बोल रहा था? प्रकाश ने उसे बाहों में उठाकर एक अभियुक्त की तरह सामने कर लिया। बच्चा खिलखिलाकर हंसा। प्रकाश को लगा कि ये वैसी ही हंसी है जैसे कभी वह स्वयं हंसा करता था। बच्चे के चेहरे की रेखाओं से भी उसे अपने बचपन के चेहरे की याद हो आई। उसे लगा जैसे एकाएक उसका 30 साल पहले का चेहरा उसके सामने आ गया हो और वह खुद उस चेहरे के सामने एक अभियुक्त की तरह खड़ा हो। मम्मी तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बच्चे ने कहा। क्यों? मेले तो नहीं पता, तुम मम्मी से पूछ लेना। तेरी मम्मी तुझे जोर से हंसने से भी मना करती है। प्रकाश को वो दिन याद आए जब उसके खिलखिलाकर हंसने पर बिना कानों पर हाथ रख लिया करती थी। बच्चे की बाह उसकी गर्दन के पास कस गई। हाँ, वह बोला, मम्मी कहती है अच्छे बच्चे जोल से नहीं हंसते। प्रकाश ने उसे बाहों से उतार दिया। बच्चा उसकी उंगली पकड़ के घास पे चढ़ने लगा। क्यों पापा? उसने पूछा। अच्छे बच्चे जोल से क्यों नहीं हंसते? हंसते हैं बेटा, प्रकाश ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। सब अच्छे बच्चे जोर से हंसते हैं। तो मम्मी मेले तो त्यों लोथती है? अब वह तुझे नहीं रोकेगी और तू तुतला कर नहीं, ठीक से बोला कर। तेरी मम्मी तुझे इसलिए भी मना नहीं करेगी, मैं उससे कह दूंगा। तो तुमने पहले मम्मी से क्यों नहीं कहा? ऐसे नहीं, कहे कि तुमने पहले मम्मी से क्यों नहीं कहा। बच्चा फिर हंस दिया। तो तुमने पहले मम्मी से क्यों नहीं कहा? पहले मुझे याद नहीं रहा, अब याद से कह दूंगा। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर बच्चे ने पूछा, पापा तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं आए? मम्मी कहती थी तुम विलायत गए हुए थे। हाँ, मैं विलायत गया हुआ था। तो पापा अब तुम विलायत नहीं जाना? क्यों? मेरे को अच्छा नहीं लगता। विलायत जाकर तुम्हारी शक्ल और ही तरह की हो गई है। प्रकाश एक रूखी सी हंसी हंसा। कैसी हो गई है शक्ल? पता नहीं कैसी हो गई है। पहले दूसरी तरह की थी, अब दूसरी तरह की है। दूसरी तरह की कैसे? पता नहीं। पहले तुम्हारे बाल काले काले थे, अब सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं। तू इतने देर मेरे पास नहीं आया, इसलिए मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। बच्चा इतनी जोर से हंसा कि उसके कदम लड़खड़ा गए। पापा तुम तो विलायत गए हुए थे, उसने कहा। मैं तुम्हारे पास कैसे आता? मैं क्या अकेला विलायत जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकता? तू इतना बड़ा तो है। मैं सचमुच बड़ा हूं ना पापा? बच्चा ताली बजाता हुआ बोला। तुम ये बात भी मम्मी से कह देना, वह कहती मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैं छोटा नहीं हूं ना पापा? नहीं, तू छोटा कहाँ है। प्रकाश मैदान में दौड़ने लगा। अच्छा भागकर मुझे पकड़। बच्चा अपनी छोटी छोटी टांगे पटकता हुआ दौड़ने लगा। प्रकाश को फिर अपने बचपन की याद आई। उसे दौड़ते देखकर तब एक बार किसी ने कहा था, अरे ये बच्चा कैसे टांगे पटक पटक कर दौड़ता है, इसे ठीक से चलना नहीं आता क्या? बच्चे की उंगली पकड़े प्रकाश क्लब के बार रूम में दाखिल हुआ तो बारमैन अब्दुल्ला उसे देखकर दूर से मुस्कुराया। साहब के लिए 2 बोतल बियर,
उसने पास खड़े बैरे से कहा, साहब आज अपने साथ एक मेहमान को लाया है, बच्चे के लिए एक गिलास पानी दे दो। प्रकाश ने काउंटर के पास रुककर कहा, इसे प्यास लगी है। खाली पानी? अब्दुल्ला बच्चे के गालों को प्यार से सहलाने लगा। और सब दोस्तों को तो साहब बियर पिलाता है और इस बेचारे को खाली पानी। और पानी की बोतल खोलकर वह गिलास में पानी डालने लगा। जब वह गिलास बच्चे के मुंह के पास ले गया तो बच्चे ने यह अपने हाथ में ले लिया। मैं अपने आप पीऊँगा, उसने कहा। मैं छोटा थोड़े ही हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। तू बड़ा है, अब्दुल्ला हंसा। तब तो तुझे पानी देकर मैंने गलती की है। बड़े लोगों को तो मैं बियर ही पिलाता हूँ। बियर क्या होता है? बच्चे ने मुंह से गिलास हटाकर पूछा। बियर होता नहीं, होती है। अब्दुल्ला ने झुककर उसे चूम लिया। तुझे पिलाऊं क्या? नहीं कहकर बच्चे ने अपनी बाहें प्रकाश की तरफ फैला दी। प्रकाश उसे लेकर ड्यूटी की तरफ चला तो अब्दुल्ला भी उन दोनों के साथ साथ बाहर चला आया। किसका बच्चा है साहब? उसने पूछा। मेरा लड़का है, कहकर प्रकाश बच्चे को सीढ़ी से नीचे उतारने लगा। अब्दुल्ला हंस दिया। साहब बहुत खुशदिल आदमी है, उसने कहा। क्यों? अब्दुल हंसता हुआ सिर हिलाने लगा। आपका भी जवाब नहीं है। प्रकाश कुछ कहने को हुआ मगर अपने को रोककर बच्चे को लिए हुए आगे चल दिया। अब्दुल्ला ड्योडी में रुककर पीछे से सिर हिलाता रहा। बेरा शेर मोहम्मद अंदर से निकल कर आया तो वह और भी खुलकर हंस दिया। क्या बात है, अकेला खड़ा कैसे हंस रहा है? शेर मोहम्मद ने पूछा। साहब का भी जवाब नहीं। अब्दुल्ला किसी तरह हंसी पर काबू पाकर बोला। किस साहब का जवाब नहीं? उस साहब का। अब्दुल्ला ने प्रकाश की तरफ इशारा किया। उस दिन बोलता था कि इसने इसी साल शादी की है और आज बोलता है कि ये 5 साल का बाबा इसका लड़का है। जब आया था तो अकेला था और आज इसके लड़का भी हो गया। प्रकाश ने एक बार घूमकर तीखी नजर से उसकी तरफ देख लिया। अब्दुल्ला एक बार फिर खिलखिला उठा। ऐसा खुशदिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पापा घास हरी क्यों होती है, लाल क्यों नहीं होती? क्लब से निकलकर प्रकाश ने बच्चे को एक घोड़ा किराए पर ले दिया। लीलन मार्ग को जाने वाली पगडंडी पर वह खुद उसके साथ साथ पैदल चल रहा था। घास के रेशमी फैलाव पर कोहरे का आकाश इस तरह झुका था जैसे अंदर की उमड़ती वासना उसे अपने को उस पर दबा देने के लिए विवश कर रही हो। बच्चा उत्सुक आंखों से आसपास की पहाड़ियों और सामने से बहकर जाती पानी की पतली धार को देख रहा था। कभी कुछ क्षण वह अपने को भूला रहता, फिर अपने अंदर के किसी भाव से प्रेरित होकर काठी पर उछलने लगता। हर चीज का अपना रंग होता है, प्रकाश ने बच्चे की जांघ को हाथ से दबाते हुए कहा और कुछ देर खुद भी हरियाली के फैलाव में खोया रहा। हर चीज का अपना रंग क्यों होता है? क्योंकि कुदरत ने हर चीज का अपना रंग बना दिया है। कुदरत क्या होती है? प्रकाश ने झुककर उसकी जांघ को चूम लिया। कुदरत ये होती है, उसने कहा। जांघ पर गुदगुदी होने से बच्चा भी हंसने लगा। तुम झूठ बोलते हो, उसने कहा। क्यों? तुमको इसका पता ही नहीं है। अच्छा तो तू बता, घास का रंग हरा क्यों होता है? घास मिट्टी के अंदर से पैदा होती है, इसलिए इसका रंग हरा होता है। अच्छा, तुझे इसका कैसे पता चल गया? बच्चा उछलता हुआ लगाम को झटकने लगा। मेरे को मम्मी ने बताया था। प्रकाश के होठों पर एक विकृत सी मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा जैसे आज भी उसके और बीना के बीच एक द्वंद्व चल रहा हो और बीना उस द्वंद्व में उस पर भारी पड़ने की चेष्टा कर रही हो। तेरी मम्मी ने तुझे और क्या क्या बता रखा है? वह बोला। ये भी बता रखा है कि आदमी के 2 टांगे क्यों होती है और 4 क्यों नहीं होती। हाँ, मम्मी कहती थी कि आदमी की 2 टांगे इसलिए होती हैं कि वह आधा जमीन पर चलता है, आधा आसमान में। अच्छा? प्रकाश के होठों पर हंसी और मन में उदासी की एक रेखा फैल गई। मुझे इसका पता नहीं था। तुमको तो किसी बात का भी पता नहीं है पापा, बच्चा बोला। इतने बड़े होकर भी पता नहीं है? घास, बर्फ और आकाश के रंग दिन में कई कई बार बदल जाते हैं। बदलते रंगों के साथ मन भी और से होने लगता है। सुबह उठते ही प्रकाश बच्चे के आने की प्रतीक्षा करने लगता। बार बार वह बालकनी पर जाता और टूरिस्ट होटल की तरफ देखता हुआ देर देर तक वहां खड़ा रहता। नाश्ता या खाना खाने जाने के लिए भी वह वहां से नहीं हटता। उसे डर था कि बच्चा इस बीच वहां आकर लौट ना जाए। 3 दिन में उसे साथ लिए वह कितनी बार घूमने के लिए गया था। उसके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ा था और उसके साथ घास पर लौटता रहा था। बच्चा जानबूझकर रास्ते के कीचड़ में अपने पांव लथपथ कर लेता और होंठ बिसुर कर कहता, पापा पांव धो दो। वह उसे उठाए इधर उधर पानी ढूंढता फिरता। बच्चे को वह जिस किसी कोण से देखता उसी कोण से उसकी तस्वीर ले लेना चाहता।
जब बच्चा थक जाता और लौटकर अपनी मम्मी के पास जाने का हट करने लगता तो वह उसे तरह तरह के लालच देकर अपने पास रोक रखना चाहता। एक बार उसने बच्चे को अपनी माँ के साथ दूर से आते देखा और उतर कर नीचे चला गया। जब वह पास पहुंचा तो बच्चा दौड़कर उसकी तरफ आने की जगह माँ के साथ फोटोग्राफर की दुकान के अंदर चला गया। वह कुछ देर सड़क पर रुका रहा, फिर ये सोचकर ऊपर चला आया कि फोटोग्राफर की दुकान से निकलकर बच्चा अपने आप ऊपर आ जाएगा। मगर बालकनी पर खड़े खड़े उसने देखा कि बच्चा दुकान से निकलकर उस तरफ आने की बजाय हट के साथ अपनी माँ का हाथ खींचता हुआ उसे वापस टूरिस्ट होटल की तरफ ले जा रहा है। उसका मन हुआ कि फिर नीचे जाकर बच्चे को अपने साथ ले आए, मगर कोई चीज़ उसके पैरों को रोके रही और वह वहीं खड़ा उसे देखता रहा। शाम तक न जाने कितनी बार वह बालकनी पर आया और कितनी कितनी देर तक वहां खड़ा रहा। आखिर उससे नहीं रहा गया तो उसने नीचे जाकर कुछ चेरी खरीदी और बच्चे को देने के बहाने टूरिस्ट होटल की तरफ चल दिया। अभी वह टूरिस्ट होटल से कुछ फासले पर था कि बच्चा अपनी माँ के साथ बाहर आता दिखाई दिया, मगर उस पर नजर पड़ते ही वह वापस होटल की गैलरी में भाग गया। प्रकाश जहाँ था वहीं खड़ा रहा। पल भर के लिए उसकी आंख बीना से मिली। उसे लगा कि बीना का चेहरा पहले से कुछ सांवला हो गया है और उसकी आंखों के नीचे शाह दायरे उभर आए हैं। वह पहले से काफी दुबली भी लग रही थी। कुछ पल रुके रहने के बाद प्रकाश आगे बढ़ गया और चेरी वाला लिफाफा बीना की तरफ बढ़ाकर खुश्क गले से बोला, ये मैं बच्चे के लिए लाया था। बीना ने लिफाफा लिया, मगर लेते हुए उसकी आंखें दूसरी तरफ मुड़ गई। पलाश, उसने कुछ अस्थिर आवाज में बच्चे को पुकारा। ये ले, पापा तेरे लिए चेरी लाए हैं। मैं नहीं लेता, बच्चे ने गैलरी से कहा और भागकर और भी दूर चला गया। बीना ने एक असहाय नजर बच्चे पर डाली और प्रकाश की तरफ देखकर बोली, कहता है मैं पापा से नहीं बोलूंगा। वे सुबह रुके क्यों नहीं, चले क्यों गए? प्रकाश बीना को उत्तर न देकर गैलरी में चला गया और कुछ दूर बच्चे का पीछा करके उसने उसे बाहों में उठा लिया। मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, बच्चा अपने को छुड़ाने की चेष्टा करता कहता रहा। ऐसी क्या बात है? प्रकाश उसे पुचकारने की चेष्टा करने लगा। पापा से इस तरह नाराज होते हैं क्या? तुमने मेरी तस्वीर क्यों नहीं देखी? कहाँ थी तेरी तस्वीर? मुझे तो पता ही नहीं था। पता क्यों नहीं था? तुम दुकान के बाहर से ही क्यों चले गए थे? अच्छा ला, पहले तेरी तस्वीर देखें फिर घूमने चलेंगे। ये सुबह आपको दिखाने के लिए तस्वीर लेने गया था, बीना के साथ खड़ी एक युवा स्त्री ने कहा। प्रकाश ने ध्यान नहीं दिया था कि उसके साथ कोई और भी है। तस्वीरें मेरे पास थोड़े ही हैं, उसी के पास है। सुबह फोटोग्राफर ने नेगेटिव दिखाए थे, पॉजिटिव वह अब इस वक्त देगा, उसी स्त्री ने फिर कहा। तो चल पहले दुकान पर चलकर तेरी तस्वीर ले लें, देखे तो सही कैसी तस्वीर है। मैं मम्मी को साथ लेकर जाऊंगा, बच्चे ने उसकी बाहों में मचलते हुए कहा। हाँ हाँ, तेरी मम्मी भी साथ आ रही है, कहते हुए प्रकाश ने एक बार बीना की तरफ देख लिया। बीना होठ दांतों में दबाए आंखें झपक रही थी। वह चुपचाप उसके साथ चल दी। फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल होते ही बच्चा प्रकाश की बाहों से उतर गया और फोटोग्राफर से बोला, मेरे पापा को मेरी तस्वीर दिखाओ। फोटोग्राफर ने तस्वीरें निकालकर मेज पर फैला दी तो बच्चा एक एक तस्वीर उठाकर प्रकाश को दिखाने लगा। देखो पापा, ये वहीं की तस्वीर है ना जहां से तुमने कहा था सारा कश्मीर नजर आता है, और ये तस्वीर भी देखो जो तुमने मेरी घोड़े पर बैठी हुई उतारी थी। 2 दिन से बिल्कुल साफ बोल रहा है, बीना के साथ की युवा स्त्री ने कहा। कहता है पापा ने कहा है तू बड़ा हो गया है, इसलिए अब तुतलाकर मत बोला कर। प्रकाश कुछ न कहकर तस्वीरें देखता रहा, फिर 10 का एक नोट निकालकर फोटोग्राफर को देते हुए कहा, इसमें से आप अपने पैसे काट लीजिए। फोटोग्राफर पल भर असमंजस में उसे देखता रहा, फिर बोला, पैसे तो अभी आप ही के मेरी तरफ निकलते हैं। मेम साहब ने जो 20 रुपये दिए थे उनमें से 2-1 रुपये अभी बचते होंगे, कहीं तो अभी हिसाब कर दूं? नहीं, रहने दीजिए, हिसाब बाद में हो जाएगा, कहकर प्रकाश ने नोट वापस जेब में रख लिया और बच्चे की उंगलियां पकड़े दुकान से बाहर निकल आया। कुछ कदम चलने पर पीछे से बीना का स्वर सुनाई दिया, ये आपके साथ घूमने जा रहा है? हाँ, प्रकाश ने थोड़ा चौंक कर पीछे देख लिया। मैं अभी थोड़ी देर में इसे वापस छोड़ जाऊंगा। देखिए, आपसे एक बात कहनी थी। कहिए। बीना पल भर कुछ सोचती हुई चुप रही, फिर बोली, इसे ऐसी कोई बात मत बताइएगा जिससे यह। प्रकाश को लगा जैसे कोई ठंडी चीज उसके स्नायुओं से छूट गई हो। उसकी आंखें झुक गई और उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई बात इससे नहीं कहूंगा। उसे खेद हुआ कि एक दिन पहले जब बच्चा हट करके कह रहा था, पापा और पिताजी एक ही व्यक्ति को नहीं कहते, पापा को पापा कहते हैं और पिताजी मम्मी के पापा को।
तो वह क्यों उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता रहा था। वह अकेला बच्चों के साथ क्लब की सड़क पर चलने लगा तो कुछ दूर जाकर बच्चा सहसा रुक गया। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? उसने पूछा। पहले क्लब चल रहे हैं, उसने कहा। वहां से घोड़ा लेकर आगे घूमने जाएंगे। नहीं, मैं वहां उस आदमी के पास नहीं जाऊंगा, कहकर बच्चा सहसा पीछे की तरफ चल दिया। किस आदमी के पास? वह जो वहां क्लब में था। मैं उसके हाथ से पानी भी नहीं पीऊंगा। क्यों? मुझे वह आदमी अच्छा नहीं लगता। प्रकाश पल भर बच्चे को देखता रहा, फिर उसकी तरफ मुड़ आया। हाँ, हम उस आदमी के पास नहीं चलेंगे, उसने कहा। मुझे भी वह आदमी अच्छा नहीं लगता। बहुत दिनों के बाद उस रात प्रकाश को गहरी नींद आई। ऐसी नींद जिसमें सपने दिखाई ना दें। उसके लिए लगभग भूली हुई चीज हो चुकी थी। फिर भी जागने पर उसे अपने में ताजगी का अनुभव नहीं हुआ। अनुभव हुआ एक खालीपन का, जैसे कोई चीज उसके अंदर उफनती रही हो, जो गहरी नींद सो लेने से चूक गई हो। रोज की तरह उठकर वह बालकनी पर गया। देखा आकाश साफ है। रात को सोया था तो बारिश हो रही थी, मगर उस धुले निखरे आकाश को देखकर आभास तक नहीं होता था कि कभी वहां बादल भी घिरे रहते थे। सामने की पहाड़ियां सुबह की धूप में धुलकर उजली हो उठी थी। प्रकाश काफी देर वहां खड़ा रहा, अपनी ताजगी में एक जड़ता का अनुभव करता हुआ। फिर दूर उठते बादल की तरह कोई चीज उसे अपने में उमड़ती महसूस होने लगी और उसका मन एक दबी सी आशंका से सिहर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि... वह बालकनी से हट गया। पिछली शाम बच्चे ने उसे बताया था, उसकी मम्मी कह रही थी कि दिन साफ हुआ तो वे लोग सुबह वहां से चले जाएंगे। रात को जैसे बारिश हो रही थी, उससे सुबह तक आसमान खुलने की कोई संभावना नहीं लगती थी, इसलिए सोते वक्त वह इस तरफ से लगभग निश्चिंत था। मगर रात रात में आसमान का रूप बिल्कुल बदल गया था। तो क्या सचमुच आज वे लोग वहां से चले जाएंगे? उसने कमरे में बिखरे सामान को देखा। कुछ इन्हीं गिनी चीजें थी। चाहा कि उन्हें सहेज दे, मगर किसी भी चीज को रखने उठाने को मन नहीं हुआ। बिस्तर को देखा, उसमें रोज से बहुत कम सलवटें थीं। लगा जैसे रात की गहरी नींद के लिए वह बिस्तर ही दोषी हो और गहरी नींद बरसते आकाश के साफ हो जाने के लिए। धीरे धीरे दोपहर की तरफ बढ़ने लगी। इससे उसके मन को कुछ सहारा मिला। वह चाह रहा था कि इसी तरह शाम हो जाए और फिर रात और बच्चा उससे विदा लेने ना आए। मगर जब दोपहर भी ढलने लगी और बच्चा नहीं आया तो उसके मन में एक और आशंका सिर उठाने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मम्मी सुबह सुबह ही उसे लेकर वहां से चली गई हो। वह बार बार बालकनी पर जाता, एक धड़कती आशा लिए। बार बार टूरिस्ट होटल की सड़क पर नजर दौड़ाता और पहले से अधिक अस्थिर होकर कमरे में लौट आता। उसकी धमनियों में लहू की हर बूंद उत्कंठित और व्याकुल थी। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए भूख भी उसे परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद कमरा बंद करके वह खाना खाने चला गया। बड़े बड़े कोर निकलकर किसी तरह 2 रोटियां गले से उतारी और जल्दी से वापस चला आया। मगर उतनी देर भी कमरे से बाहर रहना उसे एक अपराध सा लग रहा था। लौटते हुए उसने सोचा कि उसे खुद जाकर टूरिस्ट होटल से पता कर लेना चाहिए। मगर सड़क की चढ़ाई चढ़ते हुए उसने दूर से देखा, बिना बच्चे के साथ उसकी बालकनी के नीचे सड़क पर खड़ी थी। वह तेज तेज चलकर उनके पास पहुंच गया, मगर बच्चे ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह अपनी माँ का हाथ खींचता हुआ किसी चीज के लिए हट कर रहा था। प्रकाश ने उसकी बाँह हाथ में ली तो वह बाँह छुड़ाने के लिए जमीन पर लौटने लगा। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, उसने लगभग चीख कर कहा। प्रकाश अचकचा गया और उसकी बाँह छोड़कर जड़ सा खड़ा रहा। मुझसे नाराज है क्या? उसने बिना दोनों में से किसी की तरफ देखे पूछ लिया। मम्मी मेरे साथ ऊपर क्यों नहीं चलती? बच्चा उसी तरह चिल्लाया। प्रकाश और बीना की आंखें मिलने को हुई, मगर पूरी तरह नहीं मिल पाई। प्रकाश ने बच्चे की बाँह फिर हाथ में ले ली और तटस्थ स्वर में बीना से कहा, आप भी आइए ना। इसे आ जाने क्या हुआ? बीना कुछ झुंझलाहट के साथ बोली। सुबह से बात बात पर तंग कर रहा है। इस वक्त ये अकेला मेरे साथ ऊपर नहीं जाएगा। प्रकाश ने स्वर की तटस्थता अब भी बनाए रखी। चल, मैं तुझे जीने तक पहुंचा देती हूँ, बीना उसे उत्तर न देकर बच्चे से बोली। ऊपर से जल्दी लौट आना, घोड़े वाले उधर तैयार खड़े हैं। प्रकाश को मन में एक नश्तर सा चुभता महसूस हुआ, मगर जल्दी ही उसने अपने को संभाल लिया। आप लोग आज ही जा रहे हैं? उसने चेष्टा की कि शब्दों से उसके मन का भाव प्रकट ना हो। जी हाँ, बीना दूसरी तरफ देखती रही। जाना तो सुबह ही था, मगर इसके हट की वजह से इतनी देर हो गई। अब भी यह... और बात बीच में ही छोड़कर उसने बच्चे से फिर कहा, चल तुझे जीने तक पहुंचा दूं। बच्चा प्रकाश के हाथ से बाँह छुड़ाकर कुछ दूर भाग गया। मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा। अच्छा आ, बीना बोली, मैं तुझे ऊपर पहुंचा देती हूँ, उस दिन की तरह। मैं नहीं जाऊंगा, और बच्चा कुछ कदम और दूर चला गया। आप क्यों नहीं जाती?
ये इस तरह अपना हट नहीं छोड़ेगा, प्रकाश ने होठ काटते हुए कहा। बीना ने आंख झपकने तक उसकी तरफ देख लिया। उस दृष्टि में एक तीखा चुभता सा भाव था, मगर आंख झपकने के साथ ही वह भाव धुल गया और उसने अपने को सहेज लिया। उसके चेहरे पर एक दृढ़ता आ गई और उसने बच्चे को बाहों में उठा लिया। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ, उसने कहा। बच्चे का रुआंसा भाव हंसी में बदल गया और उसने माँ के गले में बाह डाल दी। प्रकाश उनसे आगे आगे जीना चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर बीना ने बच्चे को बाहों से उतार दिया और कहा, ले अब मैं जा रही हूँ। नहीं, बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम यहीं रहो, बैठ जाइए ना। प्रकाश ने कुर्सी पर पड़ी दो एक चीज जल्दी से हटा दी और कुर्सी बीना की तरफ बढ़ा दी। बीना कुर्सी पर न बैठकर चारपाई के कोने पर बैठ गई। तभी बच्चे का ध्यान न जाने किस चीज ने खींच लिया। वह उन दोनों को छोड़कर बालकनी में चला गया और वहां से उचक कर सड़क की तरफ देखने लगा। प्रकाश कुर्सी की पीठ पर हाथ रखे जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। बीना चारपाई के कोने में और भी सिमट कर दीवार की तरफ देखने लगी। असावधानी के एक क्षण में उनकी आंखें मिल गई तो बीना ने अपनी पूरी शक्ति संचित करके पूछ लिया, कल इसकी जेब में से कुछ रुपए मिले थे, वे आपने रखे थे? हाँ, प्रकाश ने अटकते स्वर से कहा। सोचा था उनसे यह कोई चीज बनवा लेगा। बीना पल भर चुप रही, फिर बोली, क्या चीज बनवानी होगी? कोई भी चीज, कोई अच्छा सा ओवरकोट या। कुछ देर फिर चुप्पी रही। फिर बीना ने पूछ लिया, कैसा कोट बनवाना होगा? कैसा भी, जैसा इसे अच्छा लगे या जैसा आप ठीक समझे। कोई खास तरह का कपड़ा लेना हो तो बता दीजिए। खास कपड़ा कोई नहीं, कैसा भी हो। कोई खास रंग? नहीं, हाँ, नीले रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है, कहकर प्रकाश को थोड़ा अफसोस हुआ। उसे पता था बीना को नीले रंग पसंद नहीं है। बच्चा उछलता हुआ बालकनी से लौट आया और बीना का हाथ पकड़कर बोला, अब चलो। पापा से प्यार तो किया नहीं और आते ही चल भी दिया। प्रकाश ने उसे बाहों में ले लिया। बच्चे ने उसके होंठ से होंठ मिलाकर एक बार अच्छी तरह से चूम लिया और फिर झट से उसकी बाहों से निकलकर माँ से बोला, अब चलो। बीना चारपाई से उठ खड़ी हुई। बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। तलो ना मम्मी, देर हो रही है। वह फिर तुतलाने लगा और बीना को साथ खींचता हुआ दहलीज पार कर गया। तू जाकर पापा को चिट्ठी लिखेगा ना? प्रकाश ने पीछे से आवाज दी। लिखूंगा। मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर देखा एक बार बीना ने और जल्दी से आंखें हटा ली। आंखों की कोरों में अटके हुए आंसू उसने बहने नहीं दिए। तूने पापा को टाटा नहीं किया? उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखे हुए कहा। टाटा पापा। बच्चे ने बिना पीछे की तरफ देखे हाथ हिलाया और जीने से बिना उतरने लगी। आधे जीने से फिर उसकी आवाज सुनाई दी, पापा का छल अच्छा है मम्मी, हमारा छल अच्छा है। पापा ते धल में तो कुछ सामान ही नहीं है। तू अब चुप करेगा कि नहीं? बीना ने उसे झड़क दिया। जो मुंह में आता है बोलता जाता है। नहीं तुप तलूंगा, नहीं तलूंगा तुप। बच्चे का स्वर फिर रुआंसा हो गया और वह तेज तेज नीचे उतरने लगा। पापा का धल धंधा, पापा का धल थू। रात होते होते आकाश फिर घिर गया। प्रकाश क्लब के बार रूम में बैठा एक के बाद एक बियर की बोतलें खाली करता रहा। बारमैन अब्दुल्ला लोगों के लिए रम और विस्की के पैक ढालता हुआ बार बार कनखियों से उसकी तरफ देख लेता। इतने दिनों में पहली बार वह प्रकाश को इस तरह पीते देख रहा था। लगता है आज साहब ने कहीं से बड़ा माल मारा है। उसने एक आध बार शेर मोहब्बत से कहा, आगे कभी एक बोतल से ज्यादा नहीं पीता था और आज 4-4 बोतलें पीकर भी बस करने का नाम नहीं ले रहा। शेर मोहम्मद ने सिर्फ मुंह पिचका दिया और अपने काम में लगा रहा। प्रकाश की आंखें अब्दुल्ला से मिली तो अब्दुल्ला मुस्कुरा दिया। प्रकाश कुछ क्षण इस तरह उसे देखता रहा जैसे वह आदमी न होकर एक धुंधला सा साया हो, और सामने का गिलास परे सरकाकर उठ खड़ा हुआ। काउंटर के पास जाकर उसने 10-10 के 2 नोट अब्दुल्ला के सामने रख दिए। अब्दुल्ला बाकी पैसे गिनता खुशामदीद स्वर में बोला, आज साहब बहुत खुश नजर आता है। हाँ। प्रकाश इस तरह उसे देखता रहा जैसे उसके सामने से वह साया धुंधला होकर बादलों में गुम हुआ जा रहा हो। वह चलने को हुआ तो अब्दुल्ला ने पहले सलाम किया, फिर आहिस्ता से पूछ लिया, क्यों साहब, वह कौन बच्चा था उस दिन आपके साथ? किसका लड़का है वह? प्रकाश को लगा जैसे साया बिल्कुल गुम हो गया हो और सामने सिर्फ बादल ही बादल घिर रह गया हो। उसने जैसे बादल को चीरकर देखने की चेष्टा करते हुए कहा, कौन लड़का? अब्दुल्ला पर भर बहुत चक्का सा हो रहा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तब तो मैंने शेर मोहम्मद से ठीक ही कहा था। वह बोला, क्या? कि साहब तबीयत का बादशाह है, जब चाहे किसी के लड़के को अपना लड़का बना ले और जब चाहे यहाँ गुलमर्ग में ये सब चलता है। आप जैसा हमारा एक और साहब है।
प्रकाश को लगा कि बादल बीच से फट गया है और चीरों की कई पंक्तियां उस दर्रे में से होकर दूर उड़ी जा रही हैं। वह चाह रहा है कि दर्रा किसी तरह भर जाए जिससे वे पंक्तियां आंखों से ओझल हो जाएं, मगर दर्रे का मुहाना धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। उसके गले से एक अस्पष्ट सी आवाज निकली और वह अब्दुल्ला की तरफ से आंखें हटाकर वहां से चल दिया। बस एक बाजी और। अपनी आवाज की गूंज प्रकाश को स्वयं अस्वाभाविक सी लगी। उसके साथियों ने हल्का सा विरोध किया, मगर पत्ते एक बार फिर बंटने लगे। गार्ड रूम तब तक लगभग खाली हो चुका था। कुछ देर पहले तक वहां काफी चहल पहल थी। कई नाजुक हाथों से पत्तों की नाजुक चालें चली जा रही थी और तिपाहियों पर शीशे के नाजुक गिलास रखे उठाए जा रहे थे। पर अब आसपास चार खाली कुर्सियों से घिरी चौकोर मेजें ही रह गई थी, जो बहुत अकेली और उदास लग रही थी। पॉलिश की चमक के बावजूद उनमें एक वीरानगी उभर आई थी। दीवार में बुखारी की आग कब की ठंडी पड़ चुकी थी। जाली के उस तरफ कुछ बुझे अनबुझे अंगारे रह गए थे, सर्दी से ठिठुरकर स्याह पड़ते और राख में गुम होते हुए। उसने पत्ते उठा लिए। हर बार की तरह इस बार भी सब बेमेल पत्ते थे। ऐसी बाजी कि आदमी चुपचाप फेंक कर अलग हो जाए, मगर उसी के जोर देने से पत्ते बटे थे, इसलिए वह उन्हें फेंक नहीं सकता था। उसने नीचे से पत्ता उठाया तो वह और भी बेमेल था। हाथ से कोई भी पत्ता चलकर वह उन पत्तों का मेल बिठाने की ही कोशिश कर रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, पिछली रात की बारिश से भी तेज। खिड़की के शीशों से टकराती बूंदें एक चुनौती लेकर आती, मगर बेबस होकर नीचे लुढ़क जाती। उन्हें देखकर लगता था कई चेहरे खिड़की के साथ सटकर लगातार आंसू बहा रहे हों। किसी क्षण हवा से किवाड़ हिल जाते तो वे चेहरे जैसे हिचकियां लेने लगते। हिचकियां बंद होने पर गुस्से से घूरने लगते। उन चेहरों के पीछे घना अंधेरा था, जहां लगता था कोई चीज चटपटाती हुई दम तोड़ रही है। डिक्लेयर। प्रकाश चौंक गया। उसके हाथ के पत्तों में अब भी कोई मेल नहीं था। इस बार भी उसे फुल हैंड देना था। पत्ते फेंककर उसने पीछे टेक लगा ली और फिर खिड़की से सटे चेहरों को देखने लगा। तुम बहुत खुशकिस्मत आदमी हो प्रकाश। हम में से सबसे खुशकिस्मत तुम ही हो। प्रकाश की आंखें खिड़की से हट आई। पत्ते उठाकर रख दिए गए थे और मेज पर हार जीत का हिसाब किया जा रहा था। हिसाब करने वाला आदमी ही उससे कह रहा था, कहते हैं ना, जो पत्तों में बदकिस्मत हो वे जिंदगी में खुशकिस्मत होता है। अब देख लो, सबसे ज्यादा तुम ही हारे हो, इसलिए मानना पड़ेगा कि सबसे खुशकिस्मत आदमी तुम ही हो। प्रकाश ने अपने नाम के आगे लिखे जोड़े को देखा। पल भर के लिए उसकी धड़कन बढ़ गई कि जेब में उतने पैसे हैं भी या नहीं। उसने पूरी जेब खाली कर ली। लगभग हारी हुई रकम के बराबर ही पैसे थे। रकम अदा करने के बाद 2 छोटे सिक्के ही उसके पास बच रहे और उनके साथ वह अंतर्देशीय पत्र जो शाम की डाक से आया था और जिसे जेब में रखकर वह क्लब चला आया था। पत्र निर्मला का था, जो उसने अब तक खोलकर पढ़ा नहीं था। जेब में पड़े पड़े वह काफी मुचड़ गया था। निर्मला के अक्षरों पर नजर पड़ते ही उसके कई चेहरे उसके सामने उभरने लगे। उसके हाथ का एक अक्षर जैसे एक चेहरा हो। घर से चलने के दिन भी वह उसके कितने चेहरे देखकर आया था। एक चेहरा हंस रहा था, एक रो रहा था, एक बाल खोले जोर जोर से चिल्ला रहा था और धमकियां दे रहा था, और एक भूखी आंखों से उसके शरीर को निगलना चाह रहा था। उसने अपनी जरूरत का कुछ सामान साथ लेना चाहा था तो एक चेहरा उसके साथ कुश्ती करने पर उतारू हो गया था। निर्मला, उसने हताश होकर कहा था, तुम्हें इस तरह गुत्थम गुत्था होते शर्म नहीं आती? क्यों? निर्मला हंस दी थी। मर्द और औरत रात दिन गुत्थम गुत्था नहीं होते? वह बिना एक कमीज साथ लिए घर से निकल आया था। बनियाने, तौलिया, कमीजें, सब कुछ उसने आते हुए रास्ते में खरीदा था। ये सोचने के लिए वह नहीं रुका था कि उसके पास जो 400-500 रुपए हैं वे इस तरह कितने दिन चलेंगे। बिछाने ओढ़ने का सारा सामान भी उसने वहीं से किराए पर लिया था और वहां आने के 4-5वें दिन से ही निर्मला के पत्र आने शुरू हो गए थे। वह उसके किसी मित्र के यहाँ जाकर उसका पता ले आई थी। उन पत्रों में भी निर्मला के सब चेहरे झलक आते। वह सख्त बीमार है और अस्पताल जा रही है। उसके भाई पुलिस में खबर करने जा रहे हैं कि उनका बहनोई लापता हो गया है। वह रात दिन बेचैन रहती है और दीवारों से पूछती रहती है कि उसका पति कहाँ है। वह जोगन का वेश धारण करके जंगलों में जा रही है। 2 दिन के अंदर पत्थर का उत्तर नहीं आया तो उसके भाई उसे हवाई जहाज में वहां भेज देंगे। उसके छोटे भाई ने उसे बहुत पीटा है कि वह अपने खसम के पास क्यों नहीं जाती। अंतर्देशीय पत्र प्रकाश के उंगलियों में मसल गया था। उसे फिर से जेब में रखकर वह उठ खड़ा हुआ। बाहर ड्योढ़ी में कुछ लोग खड़े थे, इस इंतजार में कि बारिश रुके तो वहां से चले। उनके बीच से होकर वह बाहर निकल आया। आप इस बारिश में जा रहे हैं? किसी ने पूछ लिया। उसने उत्तर नहीं दिया और चुपचाप कच्चे रास्ते पर चलने लगा। सामने नीडोज होटल की बत्तियां जगमगा रही थी।
बाकी सब तरफ दाएं बाएं और ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। क्लब के हाथे से निकलकर वह सड़क पर पहुंचा तो पानी और तेज हो गया। उसका सिर पूरा भीग गया था और पानी की धारें गर्दन से होकर कमीज के अंदर जा रही थी। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, फिर भी आंखों में एक जलन सी महसूस हो रही थी। कीचड़ से लथपथ जूता चलने में आवाज करता तो शरीर में कोई चीज झंझना जाती। तभी एक नई सिरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा कि वह सड़क पर अकेला नहीं है, कोई और भी अपने नन्हे नन्हे पांव पटकता उसके साथ चल रहा है। रास्ते की नाली पर बना लकड़ी का पुल पार करते हुए उसने घूमकर पीछे देख लिया। उसके साथ साथ चल रहा था एक भीगा कुत्ता, कान झटकता हुआ, खामोश और अंतर्मुख।